सब्सक्राइब कीजिए नेट क्रैकर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो वॉच करने के लिए सबसे पहले। स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट लगभग 2 साल के इंतजार के बाद अब फाइनली मैं दोबारा से पेपर 1 के साथ भी कुछ क्लासेस को स्टार्ट कर रहा हूँ चैनल के ऊपर। यहाँ पर हम सीरीज वाइज 1 बाय 1 चीजों को डिस्कस करेंगे। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे पीपल एनवायरनमेंट को। नो डाउट ये यूनिट मेरे लिए बहुत खास है बिकॉज एनवायरनमेंट में जो मेरा इंटरेस्ट है एज अ साइंस स्टूडेंट वो हमेशा से बना रहा। उसके बाद अगर मैं बात करूं पीपल एनवायरनमेंट को पहले डिस्कस करने की, तो जो डाइवर्सिटी है टॉपिक की वो इस एक पर्टिकुलर यूनिट में सबसे ज्यादा है। आप हर एक पॉइंट के साथ एक नई अलग चीज को पढ़ते हैं और इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पीपल एनवायरनमेंट का सिलेबस समझना और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको आंसर करना। हर बार जब भी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं पीपल एनवायरनमेंट से तो हम देखते हैं कि अलग अलग एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में पीपल एनवायरनमेंट को आप किस तरह से कवर अप कर सकते हैं सबसे पहले हम उसको ही डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं पीपल एनवायरनमेंट के सिलेबस के साथ सबसे पहले कि किस तरीके से हम इस यूनिट को समझ सकते हैं और किस तरीके से इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। सो स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये है कि करंट ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्या है। वैश्विक तापमान जो है औसत तापमान वो क्या है इस दुनिया का। देखिए आपके लोकल एरियाज में तापमान अलग हो सकते हैं। कोई राजस्थान में रह सकता है तो बोलेगा सर 50 डिग्री, हिमाचल में रहने वाला बोलेगा 26 डिग्री, लेह में रहने वाला बोलेगा -2 डिग्री और कोई केरला में रहने वाला बोलेगा 25-26 डिग्री। बट अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें तो इसका एक एवरेज टेम्परेचर क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है 15.8 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस या 18 डिग्री सेल्सियस। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो के लास्ट में मैं इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को दूंगा। तो स्टूडेंट ये है हमारे सामने हमारी यूनिट पीपल एनवायरनमेंट का सिलेबस। तो आज इस पूरी की पूरी वीडियो में इसी चीज पे फोकस रहेगा कि पीपल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा फोकस करनी है और किस तरीके से फोकस करनी है। ऑल्दो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पर, तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, जनरल नॉलेज की बात करूं या जनरल साइंस की मैं बात करूं, जिसको आप जीएस या जीके बोलते हैं, ऐसा मानना कि हर बच्चे का ये एरिया स्ट्रांग हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपने किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की है तो हो सकता है कि एरिया स्ट्रांग हो, अदरवाइज मोस्टली स्टूडेंट इन एरियाज में बहुत वीक होते हैं। और अब जब नेट का एग्जाम देने जाते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना सिर्फ नेट के एग्जाम का लेवल बहुत हाई हो गया है बल्कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बहुत इन डेप्थ होते हैं। 2019 में जब हमारा सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हुआ और नया सिलेबस हमारे पास आया तो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी हो गया। तो 1 बाय 1 टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि क्या कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा ये है डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के अंदर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है हमारे, एंड दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। स्टूडेंट देखिए यूनाइटेड नेशन समय समय पर अपनी बहुत सारी अलग अलग स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के द्वारा अलग अलग तरह के टारगेट सेट करता है। कई बार डेकेज आते हैं, कोई डेज होते हैं पर्टिकुलरली किसी एक टारगेट को लेके। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ने ही एक इनिशिएटिव को लिया। सबसे पहले हमारे सामने आए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जिसमें 8 गोल्स रखे गए, उसके बाद आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसमें 17 टारगेट्स रखे गए। बेसिकली क्या है ये गोल्स, क्या है ये टारगेट, अलग अलग एरियाज को, पॉवर्टी की अगर मैं बात करूं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, सैनिटाइजेशन की बात करूं, तो ये सारे इश्यूज जो थे वो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। और इन्हीं गोल्स को जब कंप्लीट करने की बात हुई, जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को हम देखते हैं तो इसी का जो आगे का फॉरवर्ड स्टेप था वो आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे सामने। आने वाली वीडियोस में इन डेप्थ जाके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बट आज अभी इसको इतना ही समझते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सर हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कहां से पढ़ें। तो यूं तो हजारों सोर्सेज हैं हमारे पास इनको पढ़ने के लिए, बट आई पर्सनली सजेस्ट कि आप अगर सीधा जाके यूएन की साइट पे भी इसको सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड जो बेसिक डेटा है वो सब आपको वहां मिल जाएगा। यहाँ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जब इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंडिया का नीति आयोग जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके एक रैंकिंग देता है। अगर करंट रैंकिंग की बात की जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सबसे नंबर 1 जो रैंक है वो है केरला की और सबसे लास्ट जो रैंक है वो है बिहार की। बेसिकली रैंक इस बेसिस पे दी जाती है कि कौन सा स्टेट भारत के अंदर इन गोल्स को कंप्लीट करने में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके बाद हम सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आते हैं
ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। स्टूडेंट, हम जब भी एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा कुछ पिक्चर अपने माइंड में रखते हैं। आप में से ज्यादातर बच्चों के माइंड में एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज सुनते ही पोल्यूशन और पोल्यूशन से जुड़े हुए साइड इफेक्ट्स की बातें जरूर आती होंगी। अगर इन बातों के ऊपर फोकस किया जाए तो हम दो तरह की एक्टिविटीज की जरूर बात करते हैं। एक है नेचुरल एक्टिविटीज जो प्राकृतिक तौर पे हैं, दूसरी है मैन मेड एक्टिविटीज। और इन एक्टिविटीज को हमारे सिलेबस में नाम दिया गया है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। क्या कहा गया है? एंथ्रोपोजेनिक। दैट मीन्स ऐसी एक्टिविटी जो कि इंसानों के द्वारा होती है। अब ऑफ कोर्स अगर इस तरह की कोई क्लाइमेट एक्टिविटीज हैं जहां पे इंसान अपने क्लाइमेट को, अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स को खराब कर रहा है, तो उसके जो वर्स्ट इफेक्ट है वो हमें हमारे ऊपर भी देखने को मिलते हैं। किस तरीके से देखने को मिलते हैं? जो पोल्यूशन होता है, इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, पोल्यूशन का, वो हमें देखने को मिलता है। तो अगर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की बात की जाए, एनवायरमेंटल इंपैक्ट की बात की जाए, तो जितने भी इश्यूज आप देखते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग की अगर मैं बात करूं, चाहे डेजर्टिफिकेशन के बड़े इश्यूज आ रहे हो पूरी दुनिया में, जो वाटर है उसकी सैलिनिटी बढ़ती जा रही हो, स्वीट वाटर का घटना हो, चाहे अर्बन एरिया से जुड़े हुए इश्यूज हो, ये सब आज एनवायरमेंटल इंपैक्ट ही हैं जिनको हम लोग इस एरिया में टॉपिक में पढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं इश्यूज को। बेसिकली जब हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ये इश्यू और इंपैक्ट एक ही तरह से हम इसे समझ सकते हैं। लोकल लेवल पे क्या है, रीजनल लेवल पे क्या है, ग्लोबल लेवल पे क्या है। किस तरीके से मैं आपको समझाऊं इसको? लोकल लेवल की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं दिल्ली में क्या हो रहा है, ठीक है, दिल्ली के बाद हम बोल सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया में क्या हो रहा है, या इंडिया में क्या हो रहा है, एशिया में क्या हो रहा है, और ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया पे इसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। और कहीं भी अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, पोल्यूशन की, तो एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा एक कह सकते हैं कि कंसर्न वाला इशू हमें समझ में आता है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो किसी एक जगह तक फिक्स नहीं है, रुकी नहीं हुई। एयर पोल्यूशन के बाद मेजर पोल्यूशन जो है वो वाटर से जुड़ा हुआ है, सॉइल पोल्यूशन या इसको आप लैंड पोल्यूशन के तौर पर भी देख सकते हैं। नॉइज पोल्यूशन एक और इम्पॉर्टेंट कंसर्न। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉइज पोल्यूशन के बारे में नहीं जानते, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा तीसरा पोल्यूशन हमारा आप सामने देखिए, इसको बोलते हैं वेस्ट। बेसिकली इसमें ई वेस्ट की अगर मैं बात करूं, आपके मोबाइल फोन, आपके जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं, इन सबसे जुड़ा हुआ पोल्यूशन किस फॉर्म में हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल फॉर्म में हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। कोरोना के समय में आपने हजारों, लाखों, करोड़ों मास्क इस्तेमाल किए, बट इसके बाद ये डिकम्पोज कैसे हुए? अगर आप साउथ अफ्रीका की पिछले कुछ सालों का डेटा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साउथ अफ्रीका के कुछ जो बीचेस थे वहां पर इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया, इतनी ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठी हो गई कि दूर दूर तक सिर्फ समुद्र में प्लास्टिक बॉटल्स ही नजर आ रही थी। इसी तरीके से अभी पिछले 2 सालों से जिस तरह से पेंडेमिक चल रहा है, तो जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ तक कि ओशंस में भी ये वेस्ट जाने लगा है रिवर्स के थ्रू, जहां पे मास्क, ग्लव्स, इस तरह की चीजें बह के समुद्रों तक जा रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। डेफिनेटली अगर इस तरह की चीजें इंपैक्ट करेंगी ओशंस को, रिवर को, तो ये क्लाइमेट चेंज में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या है? इकोनॉमिकल इंपैक्ट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हर साल पूरी दुनिया को कई ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान करता है। किस तरीके से नुकसान करता है? क्रॉप डैमेज हो जाती है, पूरी की पूरी साइकिल बिगड़ जाती है, मौसम चेंज हो रहे हैं उससे एक बड़ा नुकसान हो रहा है, लोगों को मोबिलाइज होना पड़ रहा है। इन चीजों की वजह से क्या हो रहा है? इकोनॉमिकल इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं, सोशल इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो ये बात किसी से नहीं छुपी है कि आज के समय में क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई एक्टिविटी ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन के मंच पे लगातार डिस्कस होती है, बल्कि ग्लोबल लीडर जब भी मिलते हैं, किसी भी समिट के लिए मिलते हैं, तो वहां पर क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है। चाहे आप नैम की बात करें, G20 की बात करें, सार्क की बात करें, आसियान की बात करें, या यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली तक, हर जगह क्लाइमेट चेंज और उसके जो इकोनॉमिकल इंपैक्ट हैं, जो कि सीवियर ह्यूमन लाइफ के ऊपर इंपैक्ट हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा डिस्कस होते हैं। इसके बाद हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट एरिया पे जो कि इसी सिलेबस से जुड़ा हुआ है हमारा, दैट इज नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेस। एंड क्या है नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेस? सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट।
अब जब इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली हमें दो चीजों को समझना है। जब हम एनर्जी की बात करते हैं और नेचुरल की बात करते हैं, तो नेचुरल बेसिकली प्राकृतिक तौर पर जो आपको अवेलेबल हो कहीं पर भी, दैट इज आर नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, जो प्राकृतिक तौर पर मिल जाए। अब आप कहेंगे सर जीवाश्म ईंधन भी है, परंतु हम यहाँ पर जब इस पर्टिकुलर एरिया में इसको डिस्कस कर रहे हैं तो हम इको फ्रेंडली रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स को हम इस कैटेगरी से बाहर निकाल के डिस्कस करेंगे चीजों को। तो एनर्जी रिसोर्सेज बेसिकली एनर्जी किस फॉर्म में हम यूज करेंगे, या तो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में या फ्यूल की फॉर्म में, ठीक है। तो सोलर एनर्जी आज सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हो सकता है आने वाले समय में भारत इसको लीड करे। विंड एनर्जी हम सब जानते हैं, अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको विंड फार्म मिलेंगे, मुल्लापट्टनम विंड फार्म, ठीक है। सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स माना जाता है। हाइड्रो एनर्जी की अगर हम बात करें तो आज भारत की पोजीशन वर्ल्ड में 6 नंबर पे आती है। जियोथर्मल में इंडिया के इनिशिएटिव बढ़ते जा रहे हैं। भारत में हिमाचल के मणिकरण में हम लोग अपना पहला जियोथर्मल पावर स्टेशन लगाने जा रहे हैं। बायोमासेस की अगर मैं बात करूं तो भारत लगातार इस एरिया में भी कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करता जा रहा है। अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने बायोमासेस को लेके बहुत सारे समिट्स किए और डिसाइड किया कि 2030 तक इंडिया अपनी जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है उसमें बायोमासेस, बायोफ्यूल्स को बहुत इंपॉर्टेंट जगह देने वाला है। न्यूक्लियर एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये आने वाले भविष्य में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1,00,000 किलो कोयले की कंपैरिजन में आपको सिर्फ कुछ ग्राम यूरेनियम ही चाहिए। इतनी एनर्जी कुछ ग्राम यूरेनियम डेवलप कर सकता है जितनी 1,00,000 किलो से ज्यादा कोयला डेवलप करेगा। फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो भारत आज उन देशों में से है जो फॉरेस्ट कवर एरिया को लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। हम फॉरेस्ट सर्वे को, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को भी डिस्कस करेंगे और इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसको भी बड़े तौर पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ एक और टॉपिक हमारा आता है, दैट इज नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। इससे होने वाले इश्यूज क्या है? नेचुरल हैजार्ड्स की अगर आप बात करते हैं तो आप आए दिन सुनते हैं भूकंप आई, सुनामी आई, ये हुआ वो हुआ। इससे जो इश्यूज क्रिएट होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। यूजीसी नेट में लगातार नेचुरल डिजास्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो साइक्लोन्स के नाम को लेके पूछे गए हो, कौन सा साइक्लोन कहां पर आया, कौन सी फ्लड कहां पर आई, ये सब पूछा जाएगा। हाल फिलहाल में भारत में केरला में बहुत भयंकर फ्लड आई हुई है, बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। इस तरह के इश्यूज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स। क्योटो प्रोटोकॉल की हम बात करेंगे, यूएनएफसीसीसी क्या है, नागोया प्रोटोकॉल क्या है। इसी तरह वन बाय वन एक जो चेन है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स की और प्रोटोकॉल्स की, उनको डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्या है रियो समिट, और साथ ही इन प्रोटोकॉल्स के साथ हम दो चीजों को समझेंगे। ये प्रोटोकॉल्स आए कब, इनका क्या बेसिक मोटो था, और आज 2021 में किस तरीके से इन प्रोटोकॉल्स की वजह से जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस थी वो कोई काफी हद तक जो है इंप्रूव होने लगी हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में हुए बड़े बड़े होल्स अब पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। तो इस तरीके से क्या पॉजिटिव इंपैक्ट ये प्रोटोकॉल्स डाल रहे हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट पूरा का पूरा आप देख रहे हैं मेरे सामने, दिस इज पीपल एनवायरनमेंट। सुनने में लगेगा कि सर ये सिलेबस बहुत इजी है, बट जब हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक टॉपिक अपने आप में एक दूसरे से बहुत अलग है और बहुत सारा डेटा अपने अंदर कंटेन करता है। आने वाली वीडियोस के अंदर वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही पेपर वन के कुछ और इंपॉर्टेंट एरियाज पे, कुछ और इंपॉर्टेंट यूनिट्स पे भी लगातार फोकस करेंगे। स्टूडेंट, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोज में नीचे कमेंट पे जरूर बताइए कि किस तरह के डाउट्स आप फेस करते हैं पर्टिकुलरली इस यूनिट के अंदर। धन्यवाद दोस्तों। सो स्टूडेंट, शुरू में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्या है, वैश्विक औसत तापमान इस दुनिया का क्या है। तो सही आंसर है 15.8 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली काफी कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप जब एवरेज टेम्परेचर की बात करते हैं तो नॉर्मली किस तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में एक एवरेज टेम्परेचर रहा, या तो आपको ये बताया जाता है, या फिर एक साल में किस तरह से एवरेज टेम्परेचर कितना रहा, जो बेसिकली अगर आप देखें तो साल 2021 का 0.92 डिग्री सेल्सियस एक एवरेज टेम्परेचर रहा। बट अगर हम अर्थ के टेम्परेचर की बात करें, जो कि डेटा बेसिकली बहुत लंबे समय के लिए लिया जाता है, कई बार 100 ईयर्स का डेटा होता है, वो ये कहता है कि इस समय अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 15.8 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग
1990 से लेके अब तक जितने प्रोटोकॉल्स हुए उनको देखें तो उन सब प्रोटोकॉल्स में एक ही चिंता जताई गई और वो चिंता ये थी कि ये ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और अगर क्लाइमेट चेंज को रोका नहीं गया तो ये इंक्रीज होके 17 डिग्री तक पहुंच सकता है और अगर ऐसा हुआ तो देयर विल बी नो आइस ऑन प्लेनेट अर्थ।